students, welcome to the Success Easy, the channel of getting the success in an easiest way. So students, आज हम करने क्या वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा है, ये है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस क्यों हम लोग इसको इतना दबाव देकर पढ़ाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपरों में बड़ा ज़्यादा आता है यार। पेपरों में कैसे ज़्यादा आता है, आप अगर यहाँ पर ईएस की बात करना चाहें, आईएएस की, तो यहाँ पर बात आती है 40 नंबर के आसपास का आ जाता है पेपरों में। अगर मैं वही गेट की बात करता हूँ तो गेट में यही सब्जेक्ट करीब और करीब 10 से 12 नंबर का आता है। एसएससी जेई की बात करेंगे हम तो ये सब्जेक्ट लगभग 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि वेटेज जो है इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी खासी है। मुश्किल सब्जेक्ट है नहीं, इट इज़ एन ईजीएस्ट सब्जेक्ट। देखी जाए तो कोई दिमाग वाली बात नहीं होती, थोड़ा बहुत समझ के चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरे कंसेप्ट। सो यही कहना चाह रहा था लास्ट में कि ना इंपॉर्टेंस मार्क्स वाइज बनती है इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छे खासे नंबरों का पेपर में आता है, तो अपने को ध्यान से पढ़ना है। अब बात आती है जेंटलमैन यहाँ पर कि अपने को ये सब्जेक्ट किस किस बेस पर, इसका सिलेबस क्या है, कैसा पैटर्न रखना है, उसको समझेंगे। देखिए फर्स्ट यूनिट जो इसकी आती है वो होती है रॉ वाटर इंजीनियरिंग, जिसको हम कंप्लीट करेंगे अपना पहले ही टॉपिक के अंदर। दूसरी बात आती है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड द थर्ड वन इज द एयर क्वालिटी या फिर नॉइस क्वालिटी इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों, कई सारे चैप्टर्स में, कई सारे कॉलेजेस में इसको अलग अलग माना जाता है, बट एक ही बात है, एयर या नॉइस कुछ भी, मतलब हम लोगों को दोनों ही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ये 3 यूनिट्स है दरअसल, कहने का मतलब ये है, और एक एक करके अपने को ये पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं जेंटलमैन यहाँ पर रॉ वाटर इंजीनियरिंग से। देखिए हम पहले ही आपको एडवाइस कर दे कि ये सब्जेक्ट जो है ना, इसमें रटने का बहुत ज़्यादा है। रटने का इन द सेंस, आप लोगों को जैसे स्ट्रक्चर आरसीसी आप पढ़ते हैं तो एक बारी पढ़ने के बाद आपका काम चल सकता है, बट इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिएगी, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। और एक बारी नहीं पढ़ना, एक बारी पढ़ने के बाद दोबारा, तिबारा, इवन आई वांट टू से दैट 4 बारी भी पढ़ना पड़ता है लोगों को, सो दैट द कंसेप्ट इज इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में वो चीज़ घुस सके, इसीलिए हम लोगों को बार बार ही पढ़ना पड़ता है। तो समझ ही गए होगे मेरे कहने का मतलब है कि यार बहुत ज़्यादा रटने का चैप्टर है ये, समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों रॉ वाटर इंजीनियरिंग से। सबसे पहली बात दिमाग में हमारे आनी चाहिए कि रॉ वाटर क्या होता है। देखो सबको पता है रॉ का मतलब क्या होता है। रॉ का मतलब होता है जो हमारी यूजफुल चीज से पहले की चीज होती है। किसी भी चीज को जब हम अपने यूजफुल के लिए बनाते हैं, किस चीज से बनाते हैं, रॉ चीज से। तो रॉ का मतलब यहाँ पर बेकार, जो हमारे यूज का नहीं है, ठीक है। तो रॉ वाटर का क्या मतलब हुआ, जो पानी हमारे यूज में नहीं आ सकता उसको कह देते हैं रॉ वाटर। यहां से मतलब क्या हुआ, द वाटर विच वी गेट फ्रॉम द नेचर। हम लोगों को हमारे वातावरण से बहुत तरीके का पानी मिलता है, नदियों में मिलता है, समुद्र में मिलता है, झरने में मिलता है, बारिश में मिलता है, और ग्राउंड वाटर मिलता है। बहुत सारे तरीके हैं। वो जो पानी है जो मुझे नेचर से मिलता है, जो मुझे प्रकृति से मिलता है, उस पानी को मैं कहता हूं रॉ वाटर। लिखते हैं वाटर दैट गेट फ्रॉम द नेचर, जो मुझे प्रकृति से पानी मिलता है उस चीज को मैं कहता हूं रॉ वाटर। मेरी बात समझ में आ गई होगी प्यारे दोस्तों। अभी बात आती है इस रॉ वाटर को सुधारना तो पड़ेगा ना भाई, अपनी यूज में लाने के लिए हर पानी को मेरे हिसाब से बनना जरूरी है। तो वो कैसे बनता है, वो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों ट्रीटमेंट। आप लोगों ने सुना होगा, ट्रीटमेंट करना पड़ता है पानी का, पानी के ऊपर थोड़े बहुत उपचार करने पड़ते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय मी। तो वो उपचार किस लिए करे जाते हैं, वो उपचार करे जाते हैं क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा टू इंप्रूव क्वालिटी ट्रीटमेंट करे जाते हैं। तो ये एक्चुअली में जो क्वालिटी है ना, मेन जो फोकस देना है आप लोगों को अभी इस दौरान शुरुआती तौर पर, वो क्वालिटीज पर देना है। क्वालिटीज पर हम लोगों ने फोकस दे दिया तो हमारी चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। अब ये क्वालिटी कौन कौन डिफाइन करता है, ये क्वालिटी प्यारे दोस्तों 3 चीजें डिफाइन करती हैं, 3 पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होती है, वो चीजें जो क्वालिटी को डिफाइन करती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एक होता है प्यारे दोस्तों फिजिकल, एक होता है केमिकल, एक होता है बायोलॉजिकल।
ये तीनों मुझे डिटेल में पढ़नी है। अगर मैंने ये तीनों डिटेल में पढ़नी तो ले देकर मेरा रॉ वाटर इंजीनियरिंग पूरा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, डिटेल में पॉकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं, एक एक करके समझेंगे। ये क्या है तीनों के तीनों? ये है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो क्वालिटी को बताते हैं। मेरी बात समझ में आई होगी आपको, आई होप। तो भाई ये है 3 पैरामीटर्स जो मेरी क्वालिटी को बताएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल, देन केमिकल, देन बायोलॉजिकल। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं दोस्तों। आई एम निखिल गोयल, ग्रेजुएटेड माई बीटेक फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, passed out GATE, passed out SSC, JE and passed out IES। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत बच्चे मुझे जानते हैं, धीरे धीरे आप लोग भी समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भाई मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी रैंक वैंक के बारे में मत पूछना। मैं अच्छा स्कोर कर चुका हूँ, बट मैं रैंक को मायने नहीं देता, मैं नॉलेज को मायने रखता हूँ। आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, अच्छा लगेगा तो मेरी इमेज अपने आप। ठीक है, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में। फिजिकल पैरामीटर, सबसे पहली बात आती है, नाम से समझ के चलेंगे तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। इस थ्योरी को बड़ा डिटेल में समझ के चलेंगे ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। फिजिकल चीज क्या होती है? फिजिकल उसको कहा जाता है जिस चीज को मैं छू सकूं, जिस चीज को अपने हाथ में रख सकूं, जिस चीज को अपनी आंखों से देख सकूं और जिस चीज को महसूस कर सकूं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। छूकर, देखकर उस चीज को जानना, वो चीज कहलाती है फिजिकल चीज। सपोज एक पेन है, इस पेन की लंबाई कितनी है, इस पेन की मोटाई कितनी है, इस पेन का कलर क्या है, इस पेन की इंक का कलर क्या है, ये सारी चीजें मैं छूकर और देखकर बता सकता हूं। ये ही चीज कहलाती है फिजिकल पैरामीटर। अब पानी के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिनको आप छूकर या देखकर पहचानते हो? बताओ। आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, पानी के अंदर वो सारी चीजें, जैसा कि मैंने लिख दिया कलर। मेरी बात समझ में आई? दूसरी चीज, पानी के अंदर अगर कुछ भी कंकड़ प्रेजेंट है या कोई मिट्टी प्रेजेंट है या पानी का कुछ मिला हुआ है उसके अंदर, वो सब पहचान सकता हूं। उसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है दोस्तों सस्पेंडेड सॉलिड्स। मेरी बात समझ में आई? पानी को पीकर उसके टेस्ट के बारे में बता सकता हूं, पानी को सूंघ कर उसके खुशबू के बारे में बता सकता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां पर कहना चाहूंगा तीसरी चीज आप क्या पहचान सकते हैं? एक होती है ऑर्डर एंड टेस्ट। पानी को पीकर उसका स्वाद बता सकता हूं, पानी को सूंघ कर उसमें आने वाली खुशबू या बदबू, कुछ भी, वो हम बता सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ ऑर्डर एंड टेस्ट। चौथी चीज, पानी को देखकर कुछ बता सकता हूं। अगर पानी के अंदर, मतलब आप ऐसा इमेजिन करके देखना कि पानी के अंदर आपने आटा मिला दिया, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, तो पानी के अंदर आपने आटा मिलाया या वाइट सीमेंट मिलाई, तो होगा क्या? वो पानी के अंदर ऐसी चीज कॉज कर देगी जो उस पानी के अंदर इर्रेगुलरिटी शो करती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस पानी को देखना चाहूं तो हो सकता है ज्यादा आटा मिलाने की वजह से मैं इस पानी को आर पार ना देख सकूं। मेरी बात को ना जरा समझने की कोशिश करना, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा ही। इस पानी से अगर मैं देखना चाहता हूं इसके आर पार और इसके अंदर आटा ज्यादा सारा मिल गया या मैंने इसके अंदर सीमेंट मिला दी, तो मैं इस पानी के आर पार देखना बड़ा मुश्किल पाएगा और दिख भी जाएगा तो धुंधला दिखेगा, है ना। इस चीज को कहते हैं टर्बिडिटी। लिख लेते हैं जल्दी से प्यारे दोस्तों, दिस टर्म इज नोन एज द टर्बिडिटी। तो ये भी एक तरह का फिजिकल है, देखने से काम चल रहा है मेरा। यहां पर पांचवा देखो, मैं यहां पर कहना चाहूंगा आप पानी को छूकर उसका तापमान बता सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर कैन बी टेल बाय अस विद टचिंग इट। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर टेम्परेचर भी मैं बता सकता हूं प्यारे दोस्तों। ये सारी चीजें जो है ना, ये मैं छूकर, देखकर, टेस्ट करके बता सकता हूं। तो इन चीजों को बोला जाता है फिजिकल पैरामीटर। कौन कौन से पढ़े मैंने, ये पूछ सकता है आपसे पेपर में। एक एक चीज का ध्यान रखना है मुझे यहाँ पर। ये डीएमआरसी, एलएमआरसी, छोटे छोटे पेपर जो होते हैं ना, पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है अपने को। कलर, सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्डर, टर्बिडिटी एंड टेम्परेचर, ये 5 चीजें जो हैं, ये मेरी क्या है? फिजिकल पैरामीटर है। अब एक एक करके मुझे इस लेक्चर के अंदर तीनों को आपको कराना है। जो जो कहूंगा वो तो यार आप लोग दिमाग में बिठा ही लेना, एक्स्ट्रा ना भी पढ़ पाओ। टाइम होता है, बच्चे का मन होता है, बच्चे की अपनी जिंदगी होती है, वो जीनी होती है। ना पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मैं लिखूंगा ना, जो सर्कल के अंदर लिखूंगा, वो जहन में बिठा लेना, गारंटीड पेपर में उसमें से आएगा। ठीक है,
तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। सो जेंटलमैन, अभी यहां पर पहली जो मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, वो करना चाहूंगा सस्पेंडेड सॉलिड्स की। क्या होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स, व्हाट आर सस्पेंडेड सॉलिड्स, मतलब से समझेंगे बस, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। क्या होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स? सस्पेंड का मतलब होता है लटकना या नीचे गिरना, लेटा हुआ ही कोई चीज। ये आपके पास एक गिलास है पानी का, ये भर रखा है आपने, और इस गिलास के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आपने मिला दी थोड़ी सी मिट्टी, या ऑलरेडी इसके अंदर पहले से कोई है कंकड़। मेरी भाषा को नहीं, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये है मिट्टी के पार्टिकल्स। ये मिट्टी के पार्टिकल्स बड़ी आसानी से मैं अपनी आंखों के साथ देख सकता हूं। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स ऐसे गिलास के बॉटम पर भी सेटल हो पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। तो ये जो पार्टिकल्स है जो अपनी आंखों से मैं देख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहलाते हैं एक्चुअली में सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इतना बोलना चाहूंगा। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन पार्टिकल्स को मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाता, वो पानी के अंदर होते तो हैं, पानी के अंदर होते जरूर हैं, बट देख नहीं पाता आंखों से, ठीक है। तो क्या बोलूंगा उन चीज को जिसको मैं अलग से नहीं देख पा रहा, जो पानी के अंदर भी प्रेजेंट है, यानी वो पानी के अंदर घुले हुए हैं, मिले हुए हैं। समझ में आ गई होगी ना आप लोगों को? तो मैं क्या लिखूंगा? ये तो हुआ मेरा सस्पेंडेड, इसके बारे में बता दिया। तो पानी के अंदर हर तरीके के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को जनरली नाम दिया जाता है सॉलिड्स। तो एक एक टर्म बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को समझ के चलना। तो यहां लिखना चाहूंगा टोटल सॉलिड्स, यानी हर तरह का पार्टिकल जो पानी के अंदर प्रेजेंट होता है, कौन कौन से होगा? या तो वो सस्पेंडेड सॉलिड होगा या फिर वो डिसॉल्व्ड सॉलिड होगा। मेरी बात समझ में आई होगी जेंटलमैन एज वेल एज जेंटल लेडीज, कि या तो वो पानी के अंदर मिला हुआ होगा, नहीं तो वो घुला हुआ नहीं होगा। पानी के अंदर प्रेजेंट होगा, या तो घुलेगा या तो नहीं घुलेगा, घुलेगा तो डिसॉल्व्ड आ जाएगा, नहीं घुलेगा तो सस्पेंडेड आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो डिसॉल्व होता है ना, ये पानी की प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देता है, इसको बाद में पढ़ाऊंगा। सस्पेंडेड जो है प्रॉपर्टीज को कम चेंज करता है, इसको अभी पढ़ा देता हूं, उसको केमिकल पैरामीटर में रखेंगे, बाद की बातें हैं, ठीक है। समझते हैं और ज्यादा डिटेल में इस चीज को। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर यार ये सस्पेंडेड का मतलब क्या है, ये समझने की जरूरत थी, ठीक है। चल आगे चलते हैं। देखो सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं, मैंने डिटेल में पढ़ा। ये सस्पेंडेड सॉलिड पानी में आते कहां से है? पहली चीज सोर्स, आते कहां से है ये पानी के अंदर? देखो तीन तरीके से आ सकते हैं, या तो हो सकता है मेरा कोई ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है। ऑर्गेनिक कैसे हो सकता है? या तो कोई फाइबर है, या एल्गे है, या प्लैंकटॉन्स है। ये ना नाम याद होने चाहिए आपको, ये पूछता है पेपर के अंदर, ठीक है। ये लिखा है प्लैंकटॉन्स। इन तीन चीजों की वजह से ये आ सकते हैं, या वो इनऑर्गेनिक एक तरीका हो सकता है। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक तरीके से भी ये आ सकते हैं। इनऑर्गेनिक कैसे? ऑर्गेनिक का मतलब तो पता होगा ना। अच्छा ये आप लोगों का होमवर्क है, देखो यहां पर अगर मैंने ऑर्गेनिक का मतलब बताया ना तो ये बहुत लेवल गिर जाएगा हमारा, इसीलिए ऑर्गेनिक का मतलब आप लोग खुद पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं बताऊंगा यार, बहुत छोटी बात हो जाएगी ये, ठीक है। चलो इनऑर्गेनिक का मतलब जानते हैं ये क्या होता है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा जब आप ऑर्गेनिक समझ लेंगे, ठीक है। जिसको पता है उसको तो आ ही गया है अच्छे से। इनऑर्गेनिक क्ले, सिल्ट, इन वजह से हो सकता है, या फिर स्टोन्स, स्टोन्स नहीं पेबल्स, पेबल्स, क्ले, सिल्ट, पेबल्स, इन वजह से एक्चुअली में प्यारे दोस्तों ये इनऑर्गेनिक हो सकता है। अभी बात आती है कि तीसरा किस वजह से हो सकता है, और लिख लेते हैं इसमें, सैंड हो जाएगा, ग्रेवल हो जाएगा, ठीक है। सॉइल के अंदर पड़े हैं ना ये सारी चीजें, वो ही है, ठीक है। एक और चीज हो सकती है, तीसरी चीज जो सस्पेंशन क्रिएट कर सकती है, वो क्या है कि पानी में अगर कोई इनविजिबल लिक्विड डाल दिया जाए जो पानी के अंदर घुलता नहीं है, वो कॉज कर सकता है। आपको पता है जो चीज पानी के अंदर घुलती नहीं है वो सस्पेंडेड होती है ना। और तेल, ग्रीस, ये पानी में घुलते नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं इनविजिबल।
इमिजिबल लिक्विड्स क्या दोस्तों? जो पानी में घुलेगा नहीं, घुलेगा, ठीक है, जो पानी में घुलेगा नहीं। कौन से? ऑयल्स हो जाते हैं, तेल, कौन सा? सरसों का हो, चाहे कोकोनट का हो, चाहे मेरा डाबर आंवला हो, चाहे मेरा ऑल क्लियर हो, तेल तो तेल है, पानी में घुलना नहीं चाहिए, चाहे वो मिट्टी का तेल क्यों ना हो। पेट्रोल भी होता है, ठीक है। चलो दूसरी चीज, ग्रीस, सुना होगा हमने, ग्रीस भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें वो हैं जिनके कारण मेरा सस्पेंडेड सॉलिड्स आ सकता है मेरे प्यारे पानी के अंदर। समझ रहा है? चलो आगे पढ़ते हैं। अब ये सस्पेंडेड सॉलिड क्या करते हैं पानी को, वो लिख लेते हैं जल्दी से। कॉजेस, तो यहां पर मैं मेरे प्यारे दोस्तों लिखना चाहूंगा कि ये सस्पेंडेड सॉलिड्स का इंपैक्ट क्या होता है। मतलब मेरे पानी में अगर ये प्रेजेंट हो गए तो मेरे पानी को करेंगे क्या, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा पहली ही चीज। अच्छा एक बात बताओ, आपने किसी को पानी दिया और पानी के अंदर कंकड़ था, तो पीने वाला क्या कहेगा? अभी थोड़ी देर रुक जाता हूं, काजू किशमिश नीचे बैठ जाए फिर पीऊंगा। समझ में आ रही है? यानी गंदा इंपैक्ट पड़ रहा है, दिखने में गंदा लग रहा है यार। वो दिखने में जो चीज गंदा लगती है उसको बोलते हैं पहली चीज, टेक्निकल टर्म है, इंटरव्यू में मेरे से पूछा था, आपसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग, दिखने में जो चीज गंदी लगे उसको कहते हैं एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग। दूसरी चीज, जिस पाइप से ये पानी बहेगा, मेरी बात को समझना दोस्तों, जिस पाइप से ये पानी बहेगा ना, उस पाइप में थोड़े दिन में ये सेटल हो जाएंगे। सुपोज ये मेरा पानी है और इस पाइप है, इस पाइप से मैं कंकड़ से भरा हुआ पानी फेंक रहा हूं, थोड़े दिन में क्या होगा, ये पाइप नीचे 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 ना, असल में कंकड़ इसमें बैठ जाएंगे, यानी पाइप की एफिशिएंसी को कम करेंगे। पाइप को सफाई करने की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है ज्यादा दिन सफाई ना करे तो पाइप को रोक देगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो लिख लेते हैं इसको, एक टेक्निकल टर्म में लिखा जाता है प्यारे दोस्तों, इंक्लूजन। समझ में आ रही है? इसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है इंक्लूजन। यहां पर पिक्चर बना देता हूं यार, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये पानी बहेगा, समझ में आ गई है? तीसरी चीज क्या हो सकती है, ये जो मेरे सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको एक रिएक्ट करने की साइट देते हैं, तो यहां पर एफिशिएंसी कम कराते हैं। लिख देता हूं, प्रोवाइड एब्जॉर्प्शन साइट टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, दिख तो रहा होगा ना, आई होप। मैं बता देता हूं, दोबारा नहीं लिख रहा, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स लिखा है ये, ठीक है। चलो, ये मेन चीजें मैंने आपको पढ़ाई है कि ये मेरा क्या क्या कर सकता है। अभी मेरे प्यारे दोस्तों बात आती है कि ये अब इसको नापते कैसे हैं, बात ये आती है, इसको नापेंगे कैसे, ठीक। हाउ टू मेजर द सस्पेंडेड सॉलिड, जरा एक प्रोसीजर है, दिमाग से सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा, काम आएगा हमारे, ठीक है। ये मेरे पास एक वाटर है जिसके अंदर प्यारे दोस्तों सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है। सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड दोनों होते हैं, ठीक है। मैंने क्या करना है, पहला प्रोसीजर, इस वाटर को 104 डिग्री सेल्सियस पर उबाल लेना है, भली बाती उबाल लिया। उबालने के बाद क्या करूंगा, इस पानी को अभी फिल्टर पेपर से साफ कर लेता हूं, पास कर लेता हूं, सॉरी, इस पानी को मैंने फिल्टर से पास कर लिया है। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया, ये है मेरा फिल्टर पेपर। इस पानी को मैं जब इससे पास करूंगा प्यारे दोस्तों, तो होगा क्या यहां पर कि ये जो है अब पार्टिकल्स ऊपर ऊपर बैठ जाएंगे। अब पार्टिकल्स मेरे ऊपर ऊपर बैठ चुके हैं। एक्चुअली में ये वो पार्टिकल्स हैं जो पानी के अंदर सस्पेंडेड थे, तो यहां से मेरे को पता लग सकता है ये मेरे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के अंदर दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया था, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। समझ में आ रहा होगा? अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग अलग कैसे करा जाता है, वो जरा ध्यान से समझना। यहां तक तो हर किसी को पता होता है, अगला स्टेप किसी को नहीं पता होता, पेपर में वही पूछता है सन, ठीक है। सुनते हैं यहां पर, ये क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स।
इन सस्पेंडेड सॉलिड्स को जेंटलमैन अब आप हीट करेंगे 600 से 650 डिग्री सेल्सियस तक। कर दिया। अब क्या करूंगा, 600 से 650 डिग्री सेल्सियस मैंने इसको हीट करा, तो होगा क्या, इसमें जो ऑर्गेनिक अमाउंट प्रेजेंट था, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, वो ऑर्गेनिक पार्टिकल क्या होंगे, गर्म होंगे, वेपराइज हो जाएंगे, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई होगी दोस्तों। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, हम लोग भी ऑर्गेनिक हैं, याद रखना, हम लोग जो बने हैं वो ऑर्गेनिक बने। ऑर्गेनिक पार्टिकल जल जाता है, मिट्टी नहीं जलती, मिट्टी इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगा, जब आप इसको 600 से 650 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वंस वेपराइज, ऐसा लिख देते हैं। स्पेलिंग पे मत जाइएगा मेरी, थोड़े पढ़े लिखे कम है, अंग्रेजी हम शुरू से वीक थी हमारी, ठीक है। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो होता है वो पूरी की पूरी तरह अच्छी तरह जल जाता है, खत्म हो जाता है, हवा में उड़ जाता है। बचे क्या, बचे क्या, इनऑर्गेनिक बचे। यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, ये थे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, दोनों के दोनों। अब ऑर्गेनिक पार्टिकल्स उड़ गए, नीचे क्या मेरे पास, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। तो यहां पर ये मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आई होगी बात, ये पूरा प्रोसीजर है सस्पेंडेड सॉलिड निकालने का, ऑर्गेनिक निकालने का और इनऑर्गेनिक निकालने का। ये बच गया ना, इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो ऑर्गेनिक भी आ जाएगा। बड़ी आसान सी बात है ये तो। एक बात और बताते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बड़ी ना यार विचित्र बात आई हमारे पास। मैंने जब पानी को छाना फिल्टर से, तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो फिल्टर के पोर से छोटे छोटे थे, वो उसमें पास हो गए। वो थोड़ी रुकेंगे इसके ऊपर, जो फिल्टर के पोर से, फिल्टर के छेद से भी छोटे हैं, वो थोड़ी रुकेंगे यहाँ पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों बचा क्या, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए दो तरह की बनाई गई यहाँ पर इम्प्योरिटीज। एक होती है फिल्ट्रेबल, एक होती है नॉन फिल्ट्रेबल। जो छन के चले गए ना, जो छन गए छोटे से थे, वो नीचे चले गए सॉल्यूशन के अंदर, उनको हमने सस्पेंडेड माना ही नहीं, उनको हमने कह दिया कि वो डिसॉल्व ही रहेगा, ठीक है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए दो चीजों को डिवाइड करा गया, एक होती है फिल्टरेबल, एक होती है नॉन फिल्टरेबल। समझ के चलना इस चीज को आप। ये जो फिल्टरेबल है, जो पूरा का पूरा छन गया है, उसको कहा जाता है फिल्टरेबल। जो छन गया है ना दोस्तों, उसको बोला जाता है दरअसल डिसॉल्व सॉलिड। और जो नहीं छना है उसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों सस्पेंडेड सॉलिड। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। देखो, चिट्ठा लिखाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लिखा दूंगा थ्योरी, कुछ नहीं फायदा होगा। मेन चीज है समझने की, तो जो लिखने की चीज है वो तो लिखा दूंगा। मेरी भाषा को जरा ध्यान से समझो, प्रोसीजर को समझो, कुछ भी छूटा नहीं है। ये गेट लेवल है पूरा का पूरा। एक भी चीज बाहर से आ गई तो नाम मत बदलना, वैसे भी नहीं चाहते, आ ही नहीं सकती यार, एक्सपीरियंस है हमारा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। ये था क्या, ये था मेजरमेंट, ये मेजरमेंट, ठीक है। चलो आगे करते हैं। एक बात आती है दोस्तों, एक होती है मिनिमम वैल्यू, एक होती है मैक्सिमम वैल्यू, वो याद होनी चाहिए अपने को। यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम को हम लोग ना थोड़ा सा अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं एक्सेप्टेबल वैल्यू, द वैल्यू विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय अस। और कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा, जो मेरे नुकसान नहीं करेगी। मेरी बात समझ में आ गई ना, जो मेरे नुकसान नहीं करेगी वही तो एक्सेप्ट करूंगा, वो होती है मिनिमम वैल्यू। हर चीज की एक मिनिमम एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो एक सस्पेंडेड सॉलिड की मिनिमम वैल्यू यानी कि एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है, वो है मेरे प्यारे दोस्तों 500 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और वही मैं बात करना चाहूंगा कि नॉन एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है। नॉन एक्सेप्टेबल वैल्यू ये होगी ग्रेटर देन 2000 मिलीग्राम पर लीटर। क्या बोला, ग्रेटर देन 2000 है। यानी अगर एक और क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं एग्जाम में, आपको कहेगा ये तो चलो मिनिमम हो गई, बताओ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है।
और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी जो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता? कितने से ज्यादा? 2000 से ज्यादा। लेकिन 2000 तो कर सकता हूं ना, तो मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम होगी 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो एक ही बार बता रहा हूं ये जो बात है दोस्तों, ये एक ही बार बताई है, दोबारा से नहीं बताने की जरूरत पड़े, इसको अभी समझ लेना, ये हर किसी में आएगी जो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया, आगे भी ऐसे ही समझाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। चलो अगली मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों टर्बिडिटी की। टर्बिडिटी होता क्या है? टर्बिडिटी एक पिक्चर भी शो करा देंगे, ठीक है। टर्बिडिटी क्या होता है वो समझते हैं, या पिक्चर क्या करोगे मैं वैसे ही समझा देता हूं दोस्तों आप लोगों को। टर्बिडिटी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यार अगर आप अपने लिक्विड के अंदर, ये आपके पास एक लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर आपने क्या करा, सीमेंट का पाउडर मिलाया या आटा मिलाया, सीमेंट भी क्यों, एग्जांपल देना चाह रहा हूं बस, ठीक है। ये आपने आटा मिला दिया। अब आप क्या करोगे, आप यहां से देख रहे हो आटा मिलने के कारण पानी में धुंधलापन आ जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, पानी में धुंधलापन आएगा, वो धुंधलापन आपको क्या करेगा, रोकेगा, कहेगा आपको वहां नहीं देखने दूंगा, मेरे ऊपर से जा, कहेगा ना। तो वो धुंधलापन जो मेरे को उस साइड नहीं देखने देता, उसको कहता हूं टर्बिडिटी। असलियत में टेक्निकल भाषा से कहना चाहूं तो यहां से जब लाइट पास करूंगा तो ये लाइट यहां पहुंचनी नहीं चाहिए, ये लाइट पहुंचनी नहीं चाहिए, ये मेरी हिम्मत का काम, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं। तो ये चीज होती है टर्बिडिटी। ये किस वजह से नहीं पहुंचेगी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है लाइट के जो है इन पार्टिकल से या तो पीछे मुड़ जाएगी या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही होगी? तो एब्जॉर्ब होएगी या पीछे मुड़ेगी। पीछे मुड़ने का मतलब है बिल्कुल पीछे नहीं, कहीं और भी जा सकती है बट आगे नहीं जाएगी। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? तो ये पीछे मुड़ेगी, कहीं और जाएगी, उसको कहा जाता है स्कैटरिंग। समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों, उसको कहा जाता है स्कैटरिंग। और एब्जॉर्ब होना तो आपको पता ही है कि ये लाइट को अपने आप में समा लेगा। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा स्कैटरिंग प्लस एब्जॉर्बिंग। इन दोनों की वजह से प्यारे दोस्तों क्या होता है, लाइट कैन नॉट पास, लाइट कैन नॉट पास। और इसी प्रॉपर्टी को मैं क्या कहता हूं जेंटलमैन, इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने नाम दिया, ये कहलाती है टर्बिडिटी। समझ में आ गया होगा ना टर्बिडिटी क्या है? क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। ये टर्बिडिटी क्या करता है, इसका इंपैक्ट क्या है मेरे पानी के ऊपर? अच्छा आप लोग खुद प्रैक्टिकली सोचना कि टर्बिडिटी का इंपैक्ट क्या क्या होगा। देखो सबसे पहली बात, अगर मेरे पानी के अंदर कुछ भी प्रेजेंट है, पानी के अंदर कुछ भी प्रेजेंट है तो दिखने में बेकार बनाएगा। पहली चीज एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग, एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग। दूसरी बात भाई थोड़े दिन में ना वो चीज सेटल भी हो जाएगी। अगर मैं पाइप के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर उस पानी को रखता हूं तो होगा क्या कि वो सेटल हो जाती है। यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि जो टर्बिडिटी थी वो सेटल हो जाती है। तो सेटल होने की वजह से पाइप को रोकेगी, यहां कह सकता हूं इंक्लूजन। मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, इस चीज को मैं कह सकता हूं ये है इंक्लूजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कर सकती है, मैंने लिखा एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग, इंक्लूजन। यहां लिख सकता हूं उस पानी को मैं पी भी नहीं सकता, मेरे को बहुत नुकसान कर जाएगा। तो यहां लिखना चाहेंगे अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। बस बाकी चीजें आप खुद लिख सकते हो यार, इतना तो पता ही हो गया होगा ना। चलो आगे समझते हैं। अभी बात आती है दोस्तों इस टर्बिडिटी को हम लोग नापते कैसे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लंबा टॉपिक है, जरा ध्यान से करेंगे। इस टर्बिडिटी को हम लोग नापते कैसे हैं, मेजरमेंट ऑफ दिस टर्बिडिटी। तो यहां से समझने की चीज ये है जेंटलमैन, पहला जो इसके बहुत सारे मेथड है, उनको एक एक करके समझते हैं। पहला जो मेथड आता है वो होता है टर्बिड रॉड मेथड, टर्बिडिटी या टर्बिड रॉड मीटर, या मेथड कुछ भी कह लो, एक ही बात है, समझने की चीज है। ये है आपके पास एक कंटेनर जिसके अंदर आपने एक सैंपल रख रखा है, और ये कौन सा सैंपल है, ये है टर्बिड सैंपल। मतलब इस सैंपल के अंदर ना टर्बिडिटी तो है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक रॉड है,
इस रॉड को क्या नाम दिया गया? एल्यूमिनियम रॉड। क्यों? क्योंकि ये जो है एल्यूमिनियम की बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद रखनी है आप लोगों को। ये है एल्यूमिनियम रॉड और एल्यूमिनियम के रॉड के नीचे आपको लगा रखी है एक सुई जिसको कहा जाता है नीडल। ये कौन सी है? ये है प्लेटिनम नीडल। ठीक है, ये प्लेटिनम नीडल है। आपने क्या करा, इसको रॉड को लिया और अपने बीकर के अंदर घुसा दिया, ऐसे ऐसे डिप कर दिया। एक ऐसी डेप्थ आएगी, अगर पानी के अंदर टर्बिडिटी है, पानी के अंदर कुछ प्रेजेंट है जो पानी को धुंधला बना रहा है, एक ऐसी डेप्थ आएगी मेरे प्यारे दोस्तों जिस डेप्थ के बाद एक्चुअली में आप उसकी नीडल को नहीं देख पाओगे। तो लिख लेता हूं, डिप एंड डेप्थ कम्स। आप डुबाओगे और डुबाने के बाद एक ऐसी डेप्थ आएगी। डेप्थ का मतलब है कि पहले आपने यहां डुबाया और डुबाया और डुबाया और डुबाया, और सपोज वो जो डेप्थ है वो ये है, यहां से लेके यहां तक तो आपको दिख रहा था। इसके बाद आप इस नीडल को देख ही नहीं पा रहे, ठीक है, वो है डेप्थ का मतलब। डिप करोगे एंड डेप्थ कम्स वेयर प्लैटिनम नीडल जस्ट स्टॉप्स टू सीम, स्टॉप्स टू सी, ऐसा लिख देते हैं। अंग्रेजी समझ रहे हो ना यार, कमजोर है थोड़ी सी, वो देख लेना आप यहां से, ठीक है। आपको इसके बाद ये प्लेटिनम नीडल दिखनी बंद हो जाएगी हर हालत में, और जिस डेप्थ पर एक्चुअली में ये प्लेटिनम नीडल दिखनी बंद हुई है, यहां पर मेरे पास एक बीकर और होता है, उस बीकर के अंदर कुछ मिला के रखता हूं, अभी बताऊंगा दोस्तों। इस बीकर के अंदर भी सेम मेजरमेंट्स होती है, यहां पर भी कुछ मेजरमेंट्स हैं और यहां पर भी कुछ मेजरमेंट्स हैं। इस मेजरमेंट को मैं क्या करता हूं, इधर से इधर कैलिब्रेट करता हूं। यहां जो मेजरमेंट आई वो ये आई, तो मैंने यहां भी ये मेजरमेंट यहां लिख दी, ठीक है। और मैंने इस बीकर के अंदर क्या मिला रखा होता है, मैंने इस बीकर के अंदर मिला रखा होता है दोस्तों SiO2, सिलिका। सिलिका बोला जाता है इसे, ठीक है, एक नाम और दिया जाता है, अभी बताऊंगा उस चीज को भी। इसमें मैंने SiO2 मिला रखा होता है, और वो SiO2 जैसे 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 मैं नीचे जाता रहता हूं, SiO2 की मात्रा जो है वो बढ़ती रहती है। मेरी बात को ना समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये SiO2 किस क्वांटिटी में मिलाया जाता है? 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, 1 मिलीग्राम पर लीटर में आप इसको मिलाकर रखते हैं दोस्तों। और जब इसको मिलाकर रखेंगे तो जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीज होती जा रही है, तो SiO2 भी बढ़ता जा रहा है, और SiO2 बढ़ता जा रहा है तो टर्बिडिटी भी बढ़ती जा रही है, धुंधलापन बढ़ता जा रहा है। तो मेरे को यहां से मैं कह सकता हूं कि एक्चुअली में एक टर्बिडिटी नापने की मेरे पास यूनिट आ जाती है यहां से, कि इतने मीटर पर, इतनी यूनिट पर मेरा इस सैंपल का टर्बिडिटी है। मेरी बात समझ में आई होगी। और वो यूनिट हम कैसे रखते हैं, ये क्या है, ये है सिलिका। इसको एक नाम और दिया जाता है, कौन सा नाम दिया जाता है प्यारे दोस्तों? उसको कहा जाता है फुलर्स अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। DMRC, LMRC, UPSSC जो कि आ रहा है, SSC के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये छोटे छोटे जो पेपर हैं इनमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है JEE के लिए, ठीक है। गेट में नहीं पूछे, क्या पता पूछ ले, क्या पता नहीं पूछे, कुछ कह नहीं सकता उसका, ये चीज समझ नहीं। अब नापना किस यूनिट में मिलाया जाता है? 1 मिलीग्राम पर लीटर में मिलाया जाता है। नापना तो पता लग गया। यहां से मैं यूनिट निकालता हूं, उस यूनिट को नाम क्या देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उस यूनिट को नाम देते हैं STU, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। आई होप प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। सिलिका टर्बिडिटी यूनिट उसको नाम दिया जाता है। क्लियर हुआ? पक्का? ये है इस पूरे प्रोसीजर का, एक्चुअली में पूरे मेथड का प्रोसीजर जो कि मैं करता हूं। बड़ा ही बेहतरीन है, 2-3 बार ही सुन लेना, एक बार में नहीं समझ आया तो। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्या मिलाते हो, कौन सी रॉड लेते हो, नीडल किस चीज की होती है, और ये कॉमन नेम। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अभी लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो यार यहां पर आप लोग। ये पेपर में जनरली पूछता है कि टर्बिडिटी ग्रेटर देन 5 यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब STU, ठीक है, कैन बी डिटेक्टेड बाय आई। मैं अपनी नॉर्मल आंखों से किसी भी पानी की टर्बिडिटी
को पहचान सकता हूं, बता सकता हूं, बताने का मतलब यूनिट नहीं बता रहा, ये बता सकता हूं कि वो पानी जो है टर्बिड है, ठीक है, वो मैं अपनी आंखों से देखकर बता सकता हूं अगर उसकी जो यूनिट है वो 5 से बड़ी है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, सर्कल वलकल जो करना है करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं। एक मेथड आता है अपने पास प्यारे दोस्तों, जैक्सन टर्बिडिटी मेथड। जैक्सन टर्बिडिटी मेथड, ये क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है, फर्क क्या है दोनों के अंदर? ये है पानी है, कौन सा पानी है? टर्बिड सैंपल। जो पहले पानी लिया था वही वाला पानी है। अब क्या करना है, कोई रॉड नहीं डालनी, अब नीचे से मोमबत्ती जलानी है, नीचे से मोमबत्ती जलाऊंगा। पानी जो है पहले कितना था? पहले इतना था, अब और बढ़ा दिया, अब और बढ़ा दिया, अब और बढ़ा दिया। एक ऐसी लिमिट आएगी प्यारे दोस्तों जिसके बाद ये मोमबत्ती दिखनी बंद, इस मोमबत्ती से फैली हुई रोशनी दिखनी बंद हो जाएगी। उस चीज को मैं क्या करूंगा, एक मेरे पास ऑलरेडी कंटेनर रहता है जिसके अंदर SiO2 मैंने मिलाया होता है, सिलिका, और उससे मैं अपनी यूनिट को नाप लेता हूं। मेरी बात समझ आई? इस कंटेनर के अंदर उल्टी शुरू होती है, इस कंटेनर के अंदर गिनती उल्टी शुरू करते हैं हम, क्योंकि पानी नीचे से भर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा देवियों और सज्जनों? तो यहां से मैंने इसका मीटर का सब कुछ नाप लिया है और नापने के बाद अपनी सारी चीजें बता दी है, ठीक है। सेम प्रोसीजर है कि मोमबत्ती की लाइट जब दिखनी बंद हो जाएगी दोस्तों तो उसको कहा जाता है कि ये जो है अभी मेरा टर्बिडिटी खत्म। इस मेथड का एक नोट कर कर लिख लो कि ना हम इसको, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेथड तो समझ में आ गया होगा ना, टर्बिडिटी पहचानने का तरीका। यहां से बात आती है, नोट करके एक बात लिखेंगे, दिस मेथड नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। क्यों? क्योंकि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ उनको नापता है जिनकी टर्बिडिटी यूनिट्स जो है 25 से ज्यादा होती है, उनको नापने के जनरली काम आता है, वैसे नहीं आता। तो हम इसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते ये भी बता दिया है। तो ये था इसका पूरा प्रोसीजर। और यहां पर जो यूनिट आती है यहां पर जो यूनिट आती है दोस्तों वो होती है JTU, जैक्सन, ये वाला जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, माइकल जैक्सन वाला जैक्सन है ये, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इसका मेथड आता है, वो जरा ज़्यादा अच्छे मेथड है, उनको समझते हैं। अगला जो हमारा मेथड आता है प्यारे दोस्तों वो होता है बेलिस या फिर नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मेथड। उसको पढ़ते हैं, बेलिस या फिर नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मेथड। ठीक है, बेलिस या नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मेथड है। ये क्या है समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहां पर मेरे पास कुछ ट्यूब्स हैं, पहले से टर्बिड सैंपल की ट्यूब है और कुछ ट्यूब मेरे पास सैंपल की बनी हुई है ऑलरेडी, मतलब उन ट्यूब्स का मैंने सब कुछ नाप रखा है। तो यहां मैं लिखना चाहूंगा वो मेरे पास रेफरेंस सैंपल है, ये रेफरेंस सैंपल है, ठीक है। लाइट है मेरे पास, ये लाइट जो है मैंने यहां पर रख रखी है, ये है लाइट, इधर भी लाइट है। मतलब कहने का मतलब है कि ये लाइट जब पर्टिकुलर सैंपल से पास होती है, ये है टर्बिड सैंपल, ये वो है रेफरेंस सैंपल जिसका सब कुछ मुझे पता है। यहां से जब लाइट पास होगी प्यारे दोस्तों तो ये लाइट जो है एक्चुअली में इसमें कलर डालने की कोशिश करेगी। एक टर्बिड सैंपल के अंदर ये लाइट कलर इंड्यूस करेगी, इट गिव्स कलर टू द टर्बिड सैंपल। वो कलर हम लोग नापते हैं, वो कलर हम लोग नाप लेते हैं। लाइट पासेस, प्रोड्यूस कलर। मेरी बात समझ आई? कलर देगी, वो कलर हम लोग देख लेंगे और वो जिस सैंपल से मैच करेगा हम उसकी हेल्प से उसका टर्बिडिटी बता देते हैं। बस इतना ही है, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैंने बेलिस कहा तो फिर ये नेफ्लोमीटर अलग से क्यों लिखा? ये अलग अलग मेथड है भाई, पहले बता देता हूँ, ये अलग अलग है।
फर्क क्या होता है दोनों के अंदर दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना होता है कि हमारा जो नेफ्लोमीटर आता है उसके अंदर हम पहले से कुछ डाल कर रखते हैं। नेफ्लोमीटर में हम पहले से कुछ डाल कर रखते हैं, जैसे कि हम लोग डालते थे सिलिका। सिलिका अभी डाला था ना हमने टर्बिडिटी नापने के लिए, इसके अंदर भी पहले से कुछ डाल के रखते हैं। क्या डाल के रखते हैं दोस्तों? वो हम डाल के रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फॉर्माजाइन। ये है कॉमन नेम और इसको बोला क्या जाता है? हेक्सामिथाइलिन। हेक्सामिथाइलिन टेट्रा अमीन। ये मिलाया जाता है जिसकी वजह से मुझे कुछ टर्बिडिटी यूनिट मिलती है। वो यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? एनटीयू, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। मेरी बात समझ आया? नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट कहा जाता है उसको। एक बात और समझने की कोशिश है, इस चीज की सेंसिटिविटी को बढ़ाना। सेंसिटिविटी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों अच्छे रिजल्ट को बढ़ाना, एफिशिएंसी को बढ़ाना। हम क्या करते हैं? हम ना यहाँ पर लाइट को मेजर नहीं करते, हम यहाँ पर क्या करते हैं? फोटो एमिसिव मटेरियल लगाते हैं। तो फोटो मटेरियल प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जरा इंपॉर्टेंट चीजें नोट करके लिख लो आप लोग। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, ये जो होता है एफिशिएंसी का साइन होता है, ठीक है। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी वी प्रोवाइड या फिर वी प्लेस फोटो मटेरियल। ये फोटो मटेरियल क्या रखा जाता है? क्यों? क्या है ये? फोटो मटेरियल का मतलब होता है जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये करंट देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को फेंकेगा। तो यहां पर लिख लेते हैं फोटो मटेरियल का मतलब होता है व्हेन लाइट स्ट्राइक्स प्रोड्यूसेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हेंस करंट। भाई जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वहां करंट तो मूव करेगा, और करंट जो है आसानी से हम पता लगा लेते हैं। इसीलिए एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग फोटो मटेरियल प्लेस कर देते हैं वहां पर, ताकि लाइट पड़े तो करंट आ जाए। अब ये फोटो मटेरियल दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। बेलिस के अंदर जो होगा, बेलिस के अंदर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा लॉन्गिट्यूडनली होगा। इसका मतलब क्या है समझ चाहता हूं अभी। और यहां पर जो होगा नेफ्लोमीटर में, इसके अंदर लेटरली होगा। देखो अगर ये ट्यूब है और लाइट में अगर यहां से मार रहा हूं तो फोटो मटेरियल जो है इसकी लेंथ के अलोंग ही रखा जाएगा, ठीक है। मतलब फोटो मटेरियल लेंथ के अलोंग ही रखा जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही निकालूंगा। और नेफ्लोमीटर के अंदर यही चीज मैं 90 डिग्री पर रखता हूं। 90 डिग्री को बोला जाता है लेटरली, ठीक है। तो यहां पर एक चीज तो समझ में आ गई कि दोनों का डिफरेंस क्या है। एक चीज और समझने की जरूरत है दोस्तों, कि यार ये जो बेलिस है ये लॉन्गिट्यूडनली रख रहा है। लॉन्गिट्यूडनली रखने का मतलब क्या है? करंट निकल गया है यहां पर, ठीक है। तो यहां मैं एक चीज को बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली में ये कर क्या रहा है? ये कर रहा है लाइट को एब्जॉर्ब, बिकॉज पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। जब पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, और ये क्या करेगा? स्कैटर करेगा, ठीक है। तो मैं यह लिखना चाहूंगा इट बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन, इट बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड था? स्कैटरिंग पर। तो जेंटलमैन समझ में आया होगा एक्चुअली में दोनों का मतलब क्या है, क्लियर हो गया होगा फंडा आप लोगों को। पूरा का पूरा यही था। यूनिट में बता ही चुका हूं एनटीयू होती है। यहां पर भी कुछ परमिसिबल एक्सेप्टेबल की बात आ जाती है। मिनिमम वैल्यू कितनी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, जल्दी लिख लेते हैं दोस्तों। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को भी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। मिनिमम वैल्यू बोले तो एक्सेप्टेबल वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से। इसको कहते हैं एक्सेप्टेबल वैल्यू, इसको कहते हैं परमिसिबल वैल्यू। आई होप जेंटलमैन समझ में आ रहा होगा। ये जो होती है ये होती है 1 NTU, ये होता है 10 NTU, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ एकदम जबरदस्त समझ में आ रहा होगा, जबरदस्ती का नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। एक और अगली मेरी जो टर्म आती है वो होती है कलर। कलर भाई, कलर से आप लोग क्या समझते हैं?
यार अपने को पता है कि कलर क्या, पानी का कलर कैसा होता है, उस बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। देखो पानी ना जनरली गंदी जो पानी होते हैं, काला भी दिखता है, नीला भी दिखता है, कई बारी हरा हरा पानी भी दिखता है, कई बारी डार्क ग्रीन दिखता है। कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी बात आती है, पहली बात तो ये कलर्स आती क्यों है इसके अंदर। कलर्स आते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ उस पानी में मिला होता है, कुछ ना कुछ पानी में मिला होता है। कैसे मिलेगा, या तो वो घुलेगा या तो वो नहीं घुलेगा। तो जो चीज घुली होती है, पहली बात बोलना चाहूंगा, मिलता क्यों है, या तो डिसॉल्व सॉलिड या सस्पेंडेड सॉलिड। डिसॉल्व सॉलिड की वजह से जो मेरे को कलर मिलता है असल में उसको कहता हूं ट्रू कलर। असली कलर पानी का वही होता है जब उसके अंदर सोडियम पोटेशियम हल्का हल्का मिला होता है। तो डिसॉल्व सॉलिड की वजह से जो मुझे मिलता है वो होता है ट्रू कलर। और जब मुझे मेरे प्यारे दोस्तों सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड की वजह से मिलता है उसको कहता हूं अपेरेंट कलर, दिखावे का कलर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। अभी बात आती है, चलो कलर क्यों होता है ये भी पता लगा, किस तरह से कैसा होता है वो भी पता लगा। अब बात आती है इसका इंपैक्ट क्या है, क्यों मुझे ये पानी में इंपैक्ट गंदा देता है या फिर क्या देता है, इसको पहले पढ़ते हैं। आपको पता है अगर कलर प्रेजेंट है ना तो पानी तो आप तो कतई नहीं पियोगे, उस पानी को नहीं पियोगे। अगर गंदा पानी है तो कौन पी रहा है उसमें। तो मैं देख सकता हूं आना या फिर नॉन यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग, भाई पी तो सकता ही नहीं मैं उस पानी को। और एक और बात आती है प्यारे दोस्तों, जब वो पी नहीं सकता ना, एक इंपॉर्टेंट बात, कपड़े धोने के भी काम नहीं आएगा। अगर वो गंदा पानी है तो गंदे कर देगा, कपड़ों को साफ नहीं करेगा। तो मैं लिख सकता हूं कैन नॉट यूज फॉर वॉशिंग। ये दो बड़े अच्छे इंपैक्ट है, ये अपने को पता होना चाहिए। और एक बात आती है, देखो कुछ ऐसे कलर कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। कुछ ऐसे कलर कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और कार्सिनोजेनिक करते हैं नेचर को। रिएक्ट विद ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्स कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक क्या होता है अभी बताते हैं। कार्सिनोजेनिक नेचर, कार्सिनोजेनिक वो होता है जेंटलमैन जो कैंसर कॉज करता है। जो कैंसर कॉज करेगा उसको नाम दिया जाता है कार्सिनोजेनिक। कुछ ऐसे होते हैं जो कर देते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्लोरीन की डिमांड को बढ़ा देते हैं। आपको पता है पानी को साफ करने के लिए 10वीं क्लास में पढ़ा था, क्लोरीनेशन का करना पड़ता है, क्लोरीनेशन उपयोग करना पड़ता है। तो यहां पर कहना चाहूंगा कुछ ऐसे होते हैं जो क्लोरीन की डिमांड को बढ़ा देते हैं। चौथा, सम इंक्रीजेस डिमांड ऑफ द क्लोरीन, हेंस। अब जब वो क्लोरीन की डिमांड को बढ़ा देंगे तो मैं कह सकता हूं क्लोरीनेशन की एफिशिएंसी को घटा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी ना। हेंस डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीनेशन। तो प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगली मेरी बात आती है कि इसको नापा कैसे जाता है। देखो बड़ा ही आसान सा तरीका है। मेजरमेंट जो प्यारे दोस्तों करी जाती है, मेरे पास एक एपरेटस होता है, कुछ ये डब्बा लगा लिया, इस एपरेटस को नाम दिया जाता है टिंटोमीटर। क्या कहा जाता है दोस्तों? टिंटोमीटर। और इसके अंदर कुछ ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब्स को नाम दिया जाता है नेस्लर ट्यूब। और इन ट्यूब्स में मेरे प्यारे दोस्तों एक्चुअली में मिला के रखते हैं हम पहले से कुछ ऐसा मटेरियल जो कि होता है प्लैटिनम आयन, लिखते हैं उसका भी नाम। इन ट्यूब्स में पहले से हम लोग वो मटेरियल मिला के रखते हैं जिसका नाम होता है क्लोरीनेटेड प्लैटिनेट आयन, जिसकी मात्रा जो होती है वो ही होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर। अब ये मिलाने के बाद ना ये ट्यूब्स कुछ ना कुछ कलर शो करेंगी। हर किसी का अपना अपना कलर होता है
उन कलर के हिसाब से, इसकी मात्रा के अकॉर्डिंग वो कलर अपना अपना शो करती हैं। उसकी मात्रा के हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो मेरा कलर्ड सैंपल है, जो मेरे पास गंदा पानी है, मैं लाता हूं, लाकर मैंने यहां रखा और कंपेयर कर लिया, जोन सी मैच कर गई, उस हिसाब से बताता हूं कि ये इतनी गंदी है। हर किसी की अपनी अपनी अलग यूनिट है, जिससे वो कलर मैच कर गया उससे मैं बताता हूं कि इसकी ये अपनी यूनिट है। मेरी बात समझ में आई होगी? तो कुछ इस हिसाब से आप इसको नापते हो। एक नोट कर कर लिख लेते हैं दोस्तों कि ये जो कलर है, ये कलर का मेजरमेंट जो है, ये जनरली हम लोग करते हैं 72 घंटों के अंदर अंदर। जब मैंने पानी लिया, इट एक्चुअली मेजर्स विद इन 72 आवर्स ऑफ टेकिंग सैंपल। क्यों? ये तो समझ गया, क्यों ये समझना बाकी है। क्यों होता है? क्योंकि प्यारे दोस्तों एक्चुअली में 72 आवर्स के अंदर अंदर ये बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज को चेंज करने देता है। 72 आवर्स के बाद ये बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज को चेंज कर देता है, ठीक है, सैंपल, बिकॉज आफ्टर दैट चेंजेस बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज। तो वो सब चेंज कर देता है ना, तो असली बात नहीं पता लग पाती, गड़बड़ हो जाता है। अब यहां पर भी बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है, पहले उसको समझते हैं। देखो इसका जो यूनिट होता है ना, वो होता है TCU, ट्रू कलर यूनिट। एक्सेप्टेबल क्या है? एक्सेप्टेबल है प्यारे दोस्तों 5 TCU, यानी मिनिमम वैल्यू। और परमिसिबल जो है वो है 25 TCU, याद रखना, ठीक है। एक्सेप्टेबल है 5 TCU, परमिसिबल यानी मैक्सिमम 25 ट्रू कलर यूनिट, ठीक है। ये था पूरा का पूरा कलर, समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्या था? ये और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये 72 घंटे, ठीक है। गेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? गेट के लिए ये पूछेगा तो इनमें से पूछेगा, उनमें से नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको? मैंने पढ़ा दिया मेरे प्यारे दोस्तों टर्बिडिटी, सस्पेंडेड सॉलिड्स, कलर। अगली मेरी बात आती है टेस्ट एंड ऑर्डर की, वो समझते दोस्तों। बात आती है यहां से यार कि टेस्ट एंड ऑर्डर जनरली किस वजह से आता है। टेस्ट एंड ऑर्डर में कहना चाहूंगा कि ये जो है कि आयंस जो प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट हैं या और कोई मटेरियल या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उनकी वजह से मेरा जो पानी है वो गंदी टेस्ट देता है या मीठा टेस्ट देता है, या चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, टेस्ट चेंज हो जाता है, खुशबू भी चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो वो इन्हीं वजह से होती है, ये सब तो पता है आप लोगों को। अभी बात आती है यहाँ पर प्यारे दोस्तों कि इम्पैक्ट क्या करती है। आपको भी पता है इम्पैक्ट क्या करेगी। इम्पैक्ट यही करेगी, अगर गंदा टेस्ट है तो नहीं पीऊंगा, अच्छा टेस्ट है तो पी लूंगा। हाँ, और बदबू खुशबू का असर आपको पता ही है। तो ऐसा कुछ बताने का है नहीं टेक्निकली, इम्पैक्ट का बस यही है कि आपको अपनी तरफ से सोच के लिख सकते हो एक आधे जो है, कुछ टेक्निकल है नहीं, वरना बता देता। मेन चीज जो आती है वो आती है मेजरमेंट। मेन चीज जो आती है प्यारे दोस्तों वो आएगी मेजरमेंट। कैसे? देखो आपके पास ये बीकर है, अभी ये जो है, सपोज एग्जांपल देके चलूंगा, समझना, ये मीठा है, ये जो है मीठा है, मीठा भाई टेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, और कुछ नहीं, मीठा है। अब ये मीठा है तो क्या है, अगर मेरे को मिठास कम करनी है, इसमें और पानी मिलाना पड़ेगा, और पानी मिलाना पड़ेगा, और पानी मिला लो, और 2 बारी और मिला लो, फिर मिठास कम हो जाती है। पता है ना आपको ये बात? जब मिठास कम करनी होती है तो आई हैव टू डाइल्यूट इट। क्या बोला मैंने? इसको डाइल्यूट कर लिया। शुरुआत में जो इसकी वॉल्यूम थी वो थी V1, डाइल्यूट कर लिया मैंने इसको टू रिड्यूस स्वीटनेस, यही कहते हैं इसको, ठीक है, मैंने कर लिया। और डाइल्यूट करने के बाद फाइनल वॉल्यूम कितनी आई मेरे पास? V2।
मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया कुछ? आपने डाइल्यूट करा, किस हद तक डाइल्यूट करा, उतनी हद तक इसको डाइल्यूट करोगे कि आपका टेस्ट या ऑर्डर कुछ भी वो डिटेक्टेबल ना हो, वो आप दोबारा से खुशबू ले ना सको, टेस्ट नहीं मिल रहा, टेस्टलेस हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा अप टू लिमिट सो दैट इट कैन नॉट बी डिटेक्टेबल। मेरी बात समझ में आ रही होगी देवियों और सज्जनों कि ये जो है अब डिटेक्टेबल नहीं होगा। जब ये डिटेक्टेबल नहीं होगा, वो वॉल्यूम आप नाप लोगे, वो मैंने मान ली V2। यहां से इन दोनों का जो रेशियो होता है प्यारे दोस्तों, V2 अपॉन में V1, फाइनल अपॉन में इनिशियल, इनको मैं कहता हूं टॉन। टॉन क्या है? टॉन है मेरे प्यारे दोस्तों थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। लिख लेते हैं, क्या है? थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। यहां से एक्चुअली में नापा जाता है टॉन, और वो टॉन मेरे को बताता है यूनिट। क्या है? इसकी यूनिट है एक्चुअली में, ये देखी जाए तो टेस्ट एंड ऑर्डर की यूनिट है टॉन। तो वो चीज अपने को पता होनी चाहिए कि ये नापा कैसे जाता है, वो समझ में आ गया है, और किस यूनिट में देते हैं, टॉन में। इसकी और चीज तो है नहीं बताने लायक, बस यही है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बात आ जाती है इसकी एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट कितनी कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखेंगे इस चीज को। एक्सेप्टेबल मतलब मिनिमम, इसकी एक्सेप्टेबल जो वैल्यू है वो है 1 टॉन, और इसकी परमिसिबल यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी है, वो है 3 टॉन। मिनिमम इतनी, मैक्सिमम इतनी पता होना चाहिए। अब बात आती है यहां से कि टेम्परेचर का क्या सीन होता है, इसको भी समझते हैं। उसके बाद इस लेक्चर को बहुत करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया ना लेक्चर का। फिर उसके बाद केमिकल और बायोलॉजिकल थोड़ा कम टाइम में कराऊंगा, वो जल्दी जल्दी करा दूंगा। अभी बात आती है यहां से कि टेम्परेचर की बात करें। टेम्परेचर क्या? बट पहली बात तो ना यार देखो, टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ये आपको पता है। इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज बायोलॉजिकल केमिकल एक्टिविटीज, ये आपको पता है। बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज को वो बढ़ा देता है। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जब इन चीजों को बढ़ा देता है ना तो सारी चीजें ही बढ़ जाती है जनरली, मतलब रिएक्शंस बढ़ जाती है पानी के अंदर। तो यहां से लिखना चाहेंगे नोट कर कर कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट कॉजेस डबल्स द एक्टिविटीज रिएक्शन। एक्टिविटी के रिएक्शन के रेट को डबल कर देता है 10 डिग्री बढ़ाना। यह बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री आप बढ़ाते हो तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का रेट लगभग डबल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है यार, पूछ सकता है पेपर में आपसे, ठीक है। बाकी तो यही है, देखिए होता क्या है कि हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं उसके अंदर से, और इनऑर्गेनिक हम जनरली छान के पास आउट कर लेते हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाते रहोगे तो पानी की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाओगे, और उसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स या फिर डिजॉल्व सॉलिड्स, सस्पेंडेड तो आप छान के निकालते हो, डिजॉल्व सॉलिड्स को ख़त्म कर सकते हो कई हद तक, ठीक है। एक इसकी भी बस टेम्परेचर का इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। इसकी मिनिमम वैल्यू कहता है एक्सेप्टेबल 10, और परमिसिबल होती है प्यारे दोस्तों 25। बस मतलब आपको ना जो काम करना है अपने पानी के ऊपर, कोई टेस्ट परफॉर्म करना है या कुछ करना है, तो उसका टेम्परेचर 10 से 25 के बीच ही आपको रखना है फॉर टेस्टिंग। ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यही है, ये हमारी गारंटी है कि इससे अच्छा मटेरियल YouTube पर नहीं देगा आपको कोई, ठीक है। तो भाइयों जितना पढ़ाया जा रहा है, गेट हो, IAS हो, SSC JEE हो, DMRC हो, LMRC हो, UPSSC हो, HSSC हो, कोई भी टेक्निकल का पेपर इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो इतना हम लोग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। सो व्हाट यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, जस्ट डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, बिकॉज आप लोगों का लाइक बहुत जरूरी है। Like the video, do subscribe our channel, share it maximum so that maximum students can be benefited by this video. Okay? अगर वीडियो पसंद नहीं आता
डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाई यू आर डिसलाइकिंग द वीडियो, जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स प्लीज। Mention it in the comment box why you are disliking the video so that we would come to know what you want actually। ठीक है, आपको क्या जरूरत है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए है वीडियो के अंदर, वो आप लोग यहां से करिएगा। तो क्या करना है, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।